चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बेटा लाइव। जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को। चलिए आ जाइए जल्दी से सभी लाइव जुड़ जाइए। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। आज तो श्री कृष्ण की ही जय करना है भाई, जन्मदिन है उनका। बहुत बढ़िया। गौरव, अमित, सोनू, आदित्य, रोहित, लक्की, आदित्य, सभी लड़के ही लड़के जुड़े हैं। लड़कियां कहाँ आ गई? आ गई राखी, निकिता, बहुत बढ़िया। आ जाओ। फिजिक्स लेक्चर 2, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, हाँ भाई, तो सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा लेक्चर 2। कल हमने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। फिजिक्स का हमारा चल रहा है बेटा चैप्टर तो 5 है और यूनिट 3 है, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने बेटा कल आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, उनका हल्का सा रिवाइज मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बेटा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के बारे में बताया। मैंने आपको चुंबकीय, उसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सी एक और बताई थी बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इस तरीके से हमने बहुत सी चीजें पढ़ी थी और उनमें हमने संबंध भी देखा था। अब उसकी आवश्यकता क्या है और आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक। तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण हम पढ़ेंगे आज बेटा। या हम ये कहें बेटा, इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों को चुंबकीय गुण के आधार पर या चुंबकीय क्षेत्र में रखने के आधार पर, या आप दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो बच्चों, वो क्या करता है? चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अलग अलग सभी पदार्थ चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर जो चुंबकीय पदार्थ हैं, कोई आकर्षित होता है, कोई प्रतिकर्षित होता है, कोई बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। इस तरीके से सभी पदार्थ बच्चे अलग अलग कंडीशन में प्रभाव दर्शाते हैं किसका? चुंबकत्व का या चुंबकीय क्षेत्र में रखने का। तो इस आधार पर जो पदार्थ है बेटा उनको हमने 3 प्रकार से बांटा है। यानी कि जो पदार्थ हैं उनको हमने चुंबकीय प्रभाव के आधार पर, काहे के? चुंबकीय प्रभाव के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेटा आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या है बच्चे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और दूसरा है बेटा आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है बच्चे आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। बेटा ये इनके बारे में मतलब डिटेल से अगर हम पढ़ने जाएं तो बहुत लंबी सी डिटेल है। देखते हैं हम आज की क्लास में कितना कर पाते हैं, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बेटा इस क्लास का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इस प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ चुंबकीय व्यवहार के हिसाब से अलग अलग प्रभाव दर्शाता है। इस आधार पर कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होता है, कोई प्रतिकर्षित होता है और कोई बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। तो इस आधार पर हमने पदार्थों को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया है, ठीक। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आज हमारी क्लास में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक। तो कौन कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, और कल हमने लास्ट जो पढ़ा था चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता, चुंबकनशीलता, चुंबकीय प्रेरण, ये सभी इन पदार्थों में किस प्रकार से पाए जाते हैं, यानी किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, किस टाइप के। तो कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, आप उसको घर पे अच्छे से एक बार करके देख लिया करिए। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको लिख के देख लें। अभी मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मेरी हैंड राइटिंग में। मैं आपको
एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा बच्चों, तो उसमें से आप नोट कर सकते हैं जो आज की क्लास रहेगी। तो आज की क्लास में आप साथ में भी थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, यदि नहीं भी लिख पाते हैं आप ध्यान से अच्छे से समझें, मैं आपको बिल्कुल कितना आपको परीक्षा में लिखना है, कैसा लिखना है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ ध्यान से समझेंगे। यदि थोड़े छोटे या बड़े मुझे लिखना हो तो मुझे बता देना कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सबसे पहला पढ़ रहा हूं बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो बेटा ये क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनना कि बे पदार्थ बेटा परिभाषा है इसकी कि बे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्या हो जाते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। पॉइंट समझे आप, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है बेटा, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं भी ये क्या है बेटा, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, यदि एक चुंबकीय पदार्थ को रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा वो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। आप सबको पता है बेटा, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रेरण के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो मुख्य जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। तो ये इसकी परिभाषा है, आप समझेंगे बेटा बात को, या आप कहें तो मैं परिभाषा लिख के बता देता हूं। चलो मैं लिख देता हूं, आप देखिए कि वे पदार्थ, यहां पे आपको लिख देता हूं, वे पदार्थ जिनको जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाते हैं बेटा, यह क्षेत्र की, जो चुंबकीय क्षेत्र था, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में, और वो भी ध्यान से विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, थोड़ा सा चुंबकित, ऐसे लिखेंगे इसको, चुंबकित हो जाते हैं। आप इनके उदाहरणों को समझेंगे, मतलब उदाहरणों को समझना क्या है बेटा, पदार्थों को देखना है कि कौन सा पदार्थ आपका प्रतिचुंबकीय है। तो मैं कुछ उदाहरण लिखवा दूंगा, परीक्षा में आ जाता है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबक, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इनके उदाहरणों को सीधा याद करना है, ठीक, इनको याद करना है। तो देखिए परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, हम ये पहले पढ़ के आए कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तो उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वो विपरीत दिशा में, और थोड़ा सा, इस वर्ड पे बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा यानी कि हल्का सा, इतना ज्यादा नहीं, हल्का सा चुंबकित हो जाता है विपरीत दिशा में। उदाहरण के तौर पर आप लिखोगे बेटा, उदाहरण के तौर पर आप इसमें लिख लीजिए बिस्मत, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, बहुत। चलिए, हाँ भाई आदित्य तो बोल रहे हैं धरती भी चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। जी हाँ बेटा बिल्कुल, पृथ्वी एक चुंबक है और पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसके बारे में हम आपको पढ़ाते, बट आपके कोर्स में से अभी ये हट चुका है कि पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये चीज आपकी आपके कोर्स में से हट चुकी है। आप इसकी परिभाषा को पढ़ें कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए, तो हो सकता है बेटा आपकी वीडियो कुछ सेकंड के लिए रुक गई हो, उसमें क्या है कॉल वगैरह आ जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा में चालू कर देता हूँ, इसके बाद भी कॉल आ जाता है, तो मुझे अभी इसका पता नहीं है कि कैसे इसको रोकना रहेगा, ठीक, मैं करता हूँ। चलिए,
आगे आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बिस्मथ हो गया बेटा आपका, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, आप लिखेंगे तांबा, सीसा, सिलिकॉन, ये सब क्या है बेटा, सिलिकॉन या सिलिकॉन। ठीक, इसके बाद और भी है, नाइट्रोजन है। एक बात का बस ध्यान रखिए, ये आ जाता है कभी कभी परीक्षा में, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ना बेटा, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है। कौन सी कंडीशन के, ये एसटीपी पर होता है। कैसे, एसटीपी पर, इसका मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड यानी कि आदर्श। ये आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ये आ गया प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बेटा इसको हिंदी में बोलेंगे हम स्टैंडर्ड यानी मानक, टेम्परेचर यानी ताप, और प्रेशर यानी दाब, यानी कि मानक ताप और दाब। अब मानक ताप कितना होता है, तो मानक ताप होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, या आप 298 केल्विन कह सकते हो। और दाब कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस यदि कंडीशन है, तो नाइट्रोजन क्या रहेगा बेटा आपका, तो नाइट्रोजन क्या रहेगा बेटा आपका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रहेगा। ठीक, और यदि कंडीशन अलग है तो नाइट्रोजन प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। तो आप समझ गए बेटा, नाइट्रोजन आपका पानी, सिंपल जो आप घरों पे पी रहे हो बेटा, आपका जल। इसके बाद बात करें बेटा सोडियम क्लोराइड, आप नमक के रूप में इसको यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड। बेटा सोना, चांदी, पारा, देखिए इसमें धातु अधातु सब कुछ आ गए, सोना, चांदी, पारा, हीरा, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब आदि। इतने ही एग्जाम्पल आपको बुक्स वगैरह में और एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, और भी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, एसटीपी पर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। पानी है, सोडियम क्लोराइड, सोना, चांदी, पारा, हीरा आदि, ये सब क्या है बेटा, बहुत सारी इसमें धातुएं हैं, अधातुएं हैं, और यौगिक वगैरह सब है इसमें। तो बेटा ये सब क्या है बच्चे, आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। उससे पहले एक शानदार चीज देखिए बेटा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के साथ क्या होता है। जब एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, आप समझे इस बात को, क्या बोला मैंने, कि जब एक चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक, ये इतना समझ में आ गया, परिभाषा और उदाहरण। अब हम इसके बारे में समझेंगे, इसके गुण वगैरह देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जब एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बेटा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र था, समझे बात को, ये चुंबकीय क्षेत्र था बेटा, ध्यान से, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बेटा बोर्ड पर। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसको रख दिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया। यहां पे हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया, तो होता क्या है, देखिए कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आपने रख दिया, तो क्या होता है बेटा, रखा जाता है, तो ये क्या करती हैं बेटा, ये क्षेत्र रेखाएं हैं उससे प्रतिकर्षित हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है वो, उसका कैसा क्या मैटर होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगले चित्र में मैं आपको वो बता रहा हूं कि जब इस क्षेत्र में हम एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख देंगे, तो चलिए ये मैंने रख दिया एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसी क्षेत्र में, इसी जगह पे, तो ये मैंने रख दिया बेटा आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या है ये, प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैंने आपका रख दिया। इस डायग्राम को आपको बनाना, तो ये जो आपकी चुंबकीय रेखाएं थी, ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी, ये इस तरीके से हो जाती हैं। एक तो बिल्कुल सीधी जा रही थी, जाएगी, लेकिन ये क्या हो जाती है, हल्की सी प्रतिकर्षित हो जाती हैं और ऐसे जाएंगी। अब ये देखिए आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कंडीशन रहती है, ऐसे इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेटा कहां जाती हैं, ये। तो आप देख सकते हैं बेटा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखने पर क्या कंडीशन होती है। यहाँ पे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित हो जाती हैं। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो आप समझ चुके होंगे बेटा, यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था, देखो अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या था, ज्यादा,
क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान थी। अब इस जगह पे हम चुंबकीय क्षेत्र देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, कम हो गया, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं इससे प्रतिकर्षित होकर इसके पास में से निकल के चली गई। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई प्रति चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह इससे प्रतिकर्षित हो जाती हैं, दूर से निकल के चली जाती हैं, और इसकी वजह से प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है। इसका रीजन भी क्या है, रीजन भी तो परिभाषा में ही तो था, क्योंकि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबक, अब ये विपरीत दिशा में चुंबकित हुआ तो इसने क्या किया, अब यहां से विपरीत दिशा में अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसकी होंगी तो क्या करेंगे, इनको प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये पास में से चली जाती है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आता है बेटा, यानी आप इस क्षेत्र का भी नाम लिखो तो लिख सकते हो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चित्र का क्या नाम आएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या आएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखने से क्या कंडीशन होती है, ये चित्र का नाम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, बहुत शानदार है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे क्या, प्रतिचुंबकीय, अब हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। ध्यान से समझना है आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। चलिए तो क्या गुण होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, देखो सबसे पहले आप देख लिखी देता हूं मैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, देखना कि सबसे पहले मैंने लिखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, बच्चों आपको याद करना है इसी क्लास में यहीं पे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक, मतलब एक ऐसी चुंबक है इसकी चुंबकनशीलता बहुत ज्यादा है, या मतलब चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, उसके ध्रुवों की प्रबलता बहुत अधिक है, तो शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। ध्यान से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक, बेटा चुंबकीय क्षेत्र यदि प्रबल है तब ये प्रतिकर्षित होगा। हालांकि आप ऐसा समझ सकते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र मान के चलो बहुत कम है तो ये प्रतिकर्षित होगा लेकिन बहुत कम प्रभाव रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको अच्छे से प्रयोग नहीं देखेगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक, तो इसका तात्पर्य में हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि अगर आपको इसके प्रतिकर्षण को देखना हो तो आप एक काम करो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बहुत ज्यादा प्रबल लो, तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होते हैं आप ऐसे कर सकते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चलिए पहले नंबर की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे बेटा आप दूसरे नंबर की बात, ध्यान से, कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक देखेंगे, बहुत बढ़िया बात है बेटा, चलो मैं इसको लिख नहीं रहा, लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको इसको समझा रहा हूं, दूसरे पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूं कि यदि बेटा कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ है जो कि हमने उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, एक समान, कैसा रखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने उसको लटका दिया। एक सेकेंड, देखें बच्चों, एक यहां पर इस तरीके से मान के चलो, मैं इसको इसी तरीके से दर्शा रहा हूं कि यहां पे एक आपका क्या है बेटा, आपका NS एक चुंबक है, N, या फिर आप इसको एक अकेला ध्रुव मान लो आप, इस तरीके से N एक ध्रुव है, उधर क्या है बेटा आपका S एक ध्रुव है। ठीक, हमने आपको पहले बता रखा है कि एक अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, तो इसलिए आप समझे अकेला ध्रुव नहीं होता है। तो इसके बीच में बेटा यदि मैंने एक चुंबकीय पदार्थ को इस प्रकार से लटका दिया, स्वतंत्रता पूर्वक मैंने एक चुंबकीय पदार्थ को ऐसे लटका दिया, ठीक, आपको दिख रहा होगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इधर से इस साइड ये N ध्रुव है, इधर S ध्रुव है, इस बीच में बेटा एक चुंबकीय पदार्थ को हमने ऐसे लटका दिया। ठीक, लटकाया है, फंसाया नहीं है, आप ऐसा समझे, इसको मैंने लटकाया गया है। ठीक, इस तरीके से, तो ये क्या होगा बच्चे, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा अपने आप ही। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो इसको हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक, यानी ये आराम से घूम सकता है, बिल्कुल इधर उधर कहीं भी घूम सकता है यदि इस पर बल लगेगा, अन्य कोई बल नहीं लग रहा है। तो हम जब एक चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और वो भी एक समान, लटकाते हैं तो वो कैसा हो जाता है बेटा, क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। अब इसके उदाहरण समझेंगे हम।
ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहें तो मैं आपको इसको लिख के बता दूं कि भाई चुंबकीय, आप एक काम करो लिख लो इसको, मैं बोल रहा हूं बाद में भी लिख सकते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है वह प्रति चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ठीक, अब इसका पुष्टिकरण देखिए। ठीक, आप इसका पुष्टिकरण ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसका पुष्टिकरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे एक पदार्थ है, ये एक पात्र है, इस पात्र में बच्चे एक पदार्थ भरा हुआ है ये, और वो भी कौन सा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आप ध्यान से समझें, अच्छे से कोशिश करना है समझने की। ये पदार्थ है, ठीक, और कौन सा पदार्थ है बेटा, प्रतिचुंबकीय। अब हम प्रतिचुंबकीय के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो वही वाला पदार्थ है। अभी ये ऐसी कंडीशन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, इसके दोनों तरफ क्या लगा दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ऐसे आप देख लो इस तरीके से, एक एन ध्रुव और एक बेटा एस ध्रुव। अब पहले क्या कंडीशन थी, पहले ये कंडीशन थी कि इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया बच्चों, अब हमने इसके दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। तो आप सभी जानते हो बेटा कि इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बेटा आपका, बहुत ज्यादा। इस जगह पर भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ज्यादा। तो ये क्या करता है बेटा, इसकी जो कंडीशन है अभी ऐसी थी, चलिए अब मैं इसको साफ करके बता देता हूं कि कैसी हो जाएगी। तो तुम्हें पता है बेटा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। इन दोनों के जब ये पास में थे, बहुत पास में, ये डिस्टेंस लगभग 1 मिलीमीटर की बता रहे हैं हम, ये डिस्टेंस थी 1 मिलीमीटर, यानी बहुत कम। तो इस कंडीशन में इसके बीच में यहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो आपका पदार्थ है ये बेटा इस जगह से प्रतिकर्षित हो जाएगा, इस जगह से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो इसकी कुछ आकृति पहले की अपेक्षा कैसी हो जाएगी, देखिए आप, देखिए। तो आपको दोनों चित्रों में बेटा अंतर समझ में आ रहा होगा कि दोनों चित्रों में आपका अंतर क्या है, पहले भी आपको, चलिए ये देखिए बेटा ऐसी कंडीशन हो जाती है। देखो, तो जिस जगह पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, जिस जगह पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है वहां से चुंबकीय पदार्थ हट गया, और इधर उधर दूर जहां पर कम चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर ये क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे, हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये डिस्टेंस बहुत कम है, और ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इनके बीच में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। अब हमने क्या पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, तो इस जगह का जो चुंबकीय पदार्थ था वो कहां हो गया, इधर खिसक गया और इधर खिसक गया, क्योंकि इन दोनों जगह पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, कम था। एक कंडीशन जे, तो इसमें आपको समझ में आता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी हाल। ठीक, दूसरा एक और ले लो कि यदि एक यू आकार की नली ले लो, आप क्या ले लो, एक यू आकार की नली ले लो। ऐसे आपने एक यू आकार की नली ले ली, और इस नली में बेटा आपने क्या भर दिया, चुंबकीय पदार्थ भर दिया, पूरी नली में भर रहा है। आप समझे ध्यान से, ये पूरी नली में आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर रहा है। देखिए पूरी नली में क्या भर रहा है बेटा, आपका चुंबकीय पदार्थ, कौन सा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं बेटा ये कौन सा पदार्थ है। अब वैसे भी क्या लिखना, जब मैं, हम बात ही अकेले किसकी कर रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात ही हम किसकी कर रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। तो इसमें कैसा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है बेटा, भरा हुआ है। थोड़ा सा खाली आप इसको लें, यहां तक ऐसे भरा हुआ है इस कंडीशन में। तो अब क्या करेंगे बेटा, तो आप ध्यान से समझेंगे कि हमने पहले, अभी कोई कंडीशन में नहीं है, भरा हुआ है, बढ़िया भरा हुआ है यू आकार की नली में। अब लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके इस वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर एक क्या लगा दिया बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, या एक चुंबक लगा दिए एन एस छोटे से। आप समझे, यहाँ पे क्या लगा दिया, चुंबक लगा दिया। तो क्या होगा, अब चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि भाई जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षित होता है। ध्यान से, तो ये जो आपका पदार्थ है, यहाँ का जो चुंबकीय पदार्थ है, ये बेटा यहां से नीचे चला जाएगा और इधर ऊपर चला जाएगा। तो ये यहां से हल्का सा क्या हो गया, नीचे हो गया, और इधर ऊपर चला गया वो।
ठीक है बेटा, तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो कि यहां से क्या हो गया, यू आकार की नली में एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भरने से उसका जो तल है वो गिर जाता है। उसका रीजन क्या है बेटा तल के गिरने का? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाता है, इसलिए ये प्रतिकर्षित होकर नीचे बैठ गया और ये इधर नली में तल, इसका तल ऊपर चढ़ गया। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब और आगे देखिए बेटा, और आगे देखिए इसका गुण। तो कितने गुण हो गए बेटा हमारे? पहला गुण क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। याद करो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्या पढ़ा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटकाने पर वह क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, और इसकी व्याख्या भी हमने करी है। या हालांकि इसको आप पॉइंट मान सकते हो कि एक पात्र में आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दिया और उसके बाहर आपने अगर क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया। और आप एक कंडीशन ऐसी भी देख सकते हो कि यदि आपने इसको दूर दूर कर दिया, जैसे कि यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान से समझें कि एक एन आपका इस तरीके से है और एक एस आपका इस तरीके से है, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ था। ध्यान से समझें, यदि चुंबकीय क्षेत्र आपने कैसा कर दिया, दूर दूर कर दिया बेटा, ये इनकी डिस्टेंस बहुत कम थी, और अब आपने दूसरे डायग्राम में क्या कर दिया, इनको दूर दूर कर दिया, तो क्या होगा, इनको दूर दूर करने से अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो गया, कम, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। अब चुंबकीय क्षेत्र यहां ज्यादा है और यहां ज्यादा है। तो ये जो पदार्थ है, पता है इसमें जो भर रहा था, ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो कैसी आकृति बनाएगा, ये ऐसी आकृति बना लेगा। चलिए तो मैं आपको समझा, ऐसी आकृति बना लेगा जी। देखो उठ गया एकदम ऊपर, कैसा हो गया, उठ गया एकदम ऊपर। देखिए ये इस तरीके की आकृति बना लेगा। और यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ऊपर था ऐसे करके, और यहां पे ये देखिए आप इस तरीके की आकृति बना लेगा। मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, प्रबल, तो ये इधर चढ़ गया था। अभी चुंबकीय क्षेत्र यहां कैसा है, कम। अब तुम क्या बेटा, डिस्टेंस बढ़ गई, ये बहुत कम डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस में यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, कम। तो जिस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र कम है और इन दोनों जगह कैसा है, ज्यादा, तो इधर से क्या हुआ, ये प्रतिकर्षित। अब इधर से दोनों से दबेगा, प्रतिकर्षित होगा, तो ये उठेगा कहां पे, बीच में। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने यू आकार की नली में भर के बता ही दिया है, इसका तल गिर जाता है। जिस सिरे पर आप क्या लगाओगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका तल गिर जाएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं अभी यहां तक मैंने आपको पढ़ाया हो, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइए, फिर हम देखेंगे आगे। अगला गुण, अगला गुण क्या है, और अब अगले गुण लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं इसी को साफ करूंगा, यहां पे लिख रहा हूं। चलिए, यू आकार की नली बताई दी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये सब बताई दिया। अब देखिए बेटा गुण, अब कौन से नंबर का है, दो, दो दो ही हुए हैं अभी। ये तो उनके एक प्रकार से व्याख्या थी, जो मैंने दूसरा गुण बताया था। और गुण में आपको क्या लिखना है, केवल गुण में आपको लिखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षेत्र से लंबवत हो जाता है। तो अब तीसरे नंबर का गुण देखिए, इसमें क्या होता है बेटा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकनशीलता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक, सॉरी निरपेक्ष बोलेंगे, आपेक्षिक क्यों बोलेंगे, निरपेक्ष चुंबकनशीलता, निरपेक्ष चुंबकनशीलता बेटा, जिसको कि हम बोलते हैं म्यू आर। क्या बोलते हैं, म्यू आर, या फिर आप म्यू अकेले से भी इसको दर्शा सकते हो। चलो म्यू से दर्शा रखा है, निरपेक्ष कौन सी वाली, निरपेक्ष, आपेक्षिक होती है म्यू आर। निरपेक्ष चुंबकनशीलता म्यू का मान, का मान वायु या निर्वात, क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता से कम होता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसमें ओटी आते हैं। ये तीनों टॉपिकों में से अच्छे खासे ओटी आएंगे। कम होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं इधर कि जो आपका म्यू होता है ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अरे कहीं भी हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिया तो उसकी जो निरपेक्ष चुंबकनशीलता है म्यू, वो वायु या निर्वात की, उस जगह पे वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता से कैसी होती है बेटा, कम होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस जगह पर मान के चलो ये एक पदार्थ है, यही प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो यहां पर पहले चुंबकीय क्षेत्र था और वो वायु या निर्वात में इतनी जगह में, तो पहली कंडीशन में इस जगह में क्या आएगी बेटा, वायु, क्या आएगी, वायु। और दूसरी कंडीशन में है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मतलब पहली दूसरी हो गई, दूसरी पहली हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आप यहां पे समझ सकते हैं इस जगह पे यदि कोई ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ है तो इस जगह पर मान के चलो दोनों, इसका ये क्षेत्रफल जो कैसा है बिल्कुल वही है जो इसका क्षेत्रफल। तो इतनी जगह से वायु या निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं थी उनकी संख्या यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, कम, क्योंकि ये ऐसे निकल जाती हैं। देखा ना अपन ने अभी यार थोड़ी देर पहले कैसे देखा, इस तरीके से निकल जाती, ऊपर से जाएगी एक ऐसे, यहाँ ऊपर से हो जाएगी और इधर से चली जाएगी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हम इसको क्या बोलेंगे। पहले देखो इसका गुण क्या है, गुण तो यही है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकनशीलता वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता से कम होती है, यानी कि म्यू म्यू जीरो से कम होती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ सुनेंगे आप। इसका अर्थ है बच्चे कि जो आपकी अंदर से देख सुनना कि इन पदार्थों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनके अंदर से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर निर्वात में समान अनुप्रस्थ वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या से कम होती है। अब इतनी इस लाइन को आप बार बार आगे पीछे करके एक बार देख लेना अच्छे से, मैंने क्या बोला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखोगे तो इससे क्या गुजरेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक। अब मेरी बात ध्यान दो, अब उसी जगह पर उतनी ही अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल इससे जो पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, ये जो चुंबकीय पदार्थ हमने रखा तो इससे कम हो गई उनकी संख्या। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है, ठीक। आगे हम तीनों को और पढ़ लेंगे, लौ चुंबकीय अनुचुंबकीय को, तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब अगला गुण सुनिए, मैं जो पढ़ा दिया मैंने इसको साफ कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है। चलिए अब अगला गुण सुनिए बेटा, अगला गुण है बच्चे आपका इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति। भाई कल काई बात कही थी। चलिए चौथे नंबर पे है इनकी, इनकी मतलब किनकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इनकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति है काई से दर्शाते हैं, कल बताया था, बहुत कम। कैसी होती है, कम लेकिन ऋणात्मक होती है, कम लेकिन कैसी होती है बच्चे, ऋणात्मक होती है, कम लेकिन ऋणात्मक होती है। तो अर्थात तुम्हें याद करना है अच्छे से कि भाई कैसी, ऋणात्मक का मतलब, तो देखिए ऐसा होता है कि -1 से तो बड़ी होती है काई, किसके लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, लेकिन 0 से कैसी होती है, छोटी। तो मतलब -1 के बराबर लेकिन -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो ऋणात्मक, मतलब कि ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऋणात्मक, आप समझ गए होंगे। अरे 0 और 1 के बीच में, और वो भी कौन से, -1। आप संख्या रेखा को देखिए ना, 0 और ये माइनस है, बस कम होती है, लेकिन ये बस यहीं तक ऋणात्मक होती है लेकिन कम होती है। चलिए, तो चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन कैसी होती है बेटा, आपकी ऋणात्मक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा अगले गुण की। इसमें क्या होता है, इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता, बहुत बढ़िया, इनकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता। अब यार वो तो निरपेक्ष थी, आपेक्षिक चुंबकनशीलता मतलब बेटा, आपेक्षिक चुंबकनशीलता मतलब होता है म्यू आर। ये जो है ये क्या रहता है, इनको याद करना है, ये धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक है, किंतु 1 से कम है।
1 से कम होती है, धनात्मक है लेकिन 1 से कम होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अरे बच्चों कैसे लिखेंगे? एक धनात्मक है, इसका मतलब 0 से तो बड़ी होगी, कौन? म्यू आर। अरे म्यू आर की बात चल रही है। अब धनात्मक है और 1 से कम है, तो इसका मतलब ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, और मैंने बराबर यहां लगा रखा है, यानी 0 हो सकती है। कोई एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसा होता है जिसका कुछ कंडीशन में जो आपकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर वो 0 हो सकती है, लेकिन 1 से हमेशा कैसी रहेगी? कम। और छठे नंबर की और लास्ट बात आती है बेटा आपकी, इसके बाद नहीं है, कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, ध्यान से, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। चलिए, मतलब कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया घटा दिया, कोई पदार्थ है उसको आपने बेटा गर्म कर दिया तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बदल जाए, ऐसा नहीं होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के साथ में। तो ये कुछ लाइनें आपको थोड़ी सी याद करना पड़ेगा और यही परीक्षा में आती हैं। अभी इनको आप याद कर लीजिए कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन ऋणात्मक होती है। ठीक, ऋणात्मक, ध्यान रखना, -1, यहां बराबर भी लगा है, तो इसका मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अभी हाल ही बताऊंगा मैं आपको, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति -1 भी होती है। कोई भी तो पदार्थ ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, लेकिन ऋणात्मक होती, 0 से ज्यादा नहीं होती, यानी धनात्मक नहीं होती। आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर धनात्मक है लेकिन 1 से कम है, आप इसको याद कर सकते हो। और ये ताप पर निर्भर नहीं करती इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया बेटा, अभी तक आप ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? कि भाई मैंने आपको सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बता दिया कि एक ऐसा पदार्थ बेटा जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि चुंबकीय पदार्थों का गुण पढ़ा हमने, उदाहरण पढ़े, बिस्मत है, तांबा है, पारा, हीरा, सोना, चांदी, पानी, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या बेटा हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। और एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, नाइट्रोजन भी क्या है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़े, तो सबसे पहला गुण पढ़ा, फिर इसके बाद ये सब देखिए आप अच्छे तरीके से, मैंने आपको पूरा उदाहरण सहित समझाया। यू आकार की नली में भरते हैं तो क्या होता है, एक पात्र में यदि आपने चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिया और उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने रखा, तो जहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है वहां से वो प्रतिकर्षित हो जाता है, तो एक जगह पे बीच में उड़ जाता है, एक जगह पे किनारों पर उड़ जाता है। ये सब मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट से बता दिया है। और लास्ट की 3 बातें ये आपको थोड़ी सी याद करने वाली है कि चुंबकीय प्रवृत्ति कम ऋणात्मक होती है, ये आप कर सकते हो। आपेक्षिक चुंबकनशीलता धनात्मक किंतु 1 से कम होती है, और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो आशा करता हूं बेटा ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और बता रहा हूं जो कि इसी टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और मतलब रिलेटेड क्या, यही टॉपिक ही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुनो अब, चलिए, ये भी बताया प्रतिचुंबकीय पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकनशीलता का मान वायु निर्वात की चुंबकनशीलता से कैसा होता है? कम। इसका मतलब ये होता है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में एक किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दोगे तो उससे जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी वो उतनी जगह में जब वो नहीं था तो वायु में से गुजर रही थी इसी क्षेत्रफल से, उनसे कम संख्या होती है। यहां से एक गुजर रही, यहां से बहुत ज्यादा, ये इसका अर्थ था। अब देखिए बेटा आप, समय के, आप कोई डाउट वगैरह हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं आपकी कमेंट पढ़ने जा रहा हूं। एक हल्का सा टॉपिक और रह गया और मुझे समय भी देखना है कि कितना हो चुका है आपको पढ़ाते पढ़ाते, फिर अगली क्लास भी लेना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा। 39 मिनट होगा, यानी कि 45 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैं आज एक केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताऊंगा, और अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय है ना, उसको मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा कल, तो ये चैप्टर आपका लगभग खत्म हो जाएगा। बीच में कुछ थोड़ा बहुत मैंने इसमें नहीं पढ़ाया, कूलाम के नियम के बाद में, कूलाम के नियम के बाद में, कूलाम का नियम था ना हमने पढ़ा था, उसके बाद में मैंने कुछ टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ाए। ठीक, उसको भी पढ़ा देंगे, आप दिक्कत ना लें। चलिए, तो अभी देखिए बेटा, आज का लास्ट टॉपिक है
एक बात सबसे पहली, कि सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकीय गुण होता है। आप एक बात को समझे, इंपॉर्टेंट है कि सभी पदार्थों में क्या होता है बेटा, प्रतिचुंबकीय गुण। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय गुण होता है। इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकीय गुण होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रतिचुंबकीय गुण होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कैसी, कि बेटा जो प्रतिचुंबकीय गुण इनमें होता है सभी पदार्थों में, उन पदार्थों में लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय का गुण भी होता है। उसकी अपेक्षा प्रतिचुंबकीय जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये प्रदर्शित नहीं किया जाता। बात आई आपको समझ में? मैंने क्या बोला, अरे सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण है, बात खत्म। लेकिन वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि उनमें प्रतिचुंबकीय से ज्यादा लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय है। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कोई इंसान बुरा है, लेकिन उसके अंदर, अब सभी के अंदर बुराई होती है, लेकिन हम उस इंसान को अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उसके अंदर अच्छाई कितनी है, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में हम उस इंसान क्या कहते हैं, अच्छा है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी बुराई नहीं है। ऐसा नहीं होता, बुराई सबके अंदर होती है, बस वो थोड़ी सी बुराई है, वो उसकी अच्छाई से दब गई, वही वाली बात है। ठीक है, अब एक और सुनिए बेटा बात, माइसनर प्रभाव। एक वैज्ञानिक का नाम था, इन्हीं के आधार पर देखा गया है और प्रतिचुंबकीय पदार्थों से ही रिलेटेड है। क्या है बेटा, माइसनर प्रभाव। क्या है? माइसनर प्रभाव है। ये क्या होता है माइसनर प्रभाव, सुनिए तो, कि बच्चे अतिचालक पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। मैंने क्या बोला, अतिचालक। और आपको बताया भी था बेटा, अतिचालकता बताया था ना। अरे हम जानते हैं, याद करो, वैज्ञानिक का नाम था ना कोपरलिंग। क्या नाम था वैज्ञानिक? कैमर हैंगलिंग्स। चलिए, तो जिन्होंने अतिचालकता की खोज की थी, कि हम जानते हैं किसी पदार्थ का टेम्परेचर यदि हम कम करते जाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उसकी चालकता बढ़ जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी चालकता अनंत। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अतिचालकता कहते हैं। और बताया भी था, तो अतिचालक पदार्थ पूर्णतः क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ यदि अतिचालक की कंडीशन में है तो वो बेटा पूर्णतः क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। पूर्णतः क्या होता है बेटा, प्रतिचुंबकीय होता है। ये है बेटा आपका क्या, माइसनर प्रभाव। क्या है, माइसनर प्रभाव। ये वैज्ञानिक के आधार पर ही नाम दिया गया है, इन्होंने ही बताया था। तो इसका क्या मतलब होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे पूर्णतः, और इससे क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अभी हमने पढ़ा था ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे पूर्णतः क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं, या पूर्णतः प्रतिकर्षित हो जाती हैं, पूर्णतः प्रतिकर्षित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अरे बच्चों अभी यार हमने नहीं देखा था कि ये क्या रख दिया हमने, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हमने कहाँ रखा है बच्चे, तो इस पदार्थ को हमने रखा था एक चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए पहले एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही थी, अब तो इसमें से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, यदि क्या है ये अतिचालक। कैसा है, अतिचालक पदार्थ। तो ऐसे जाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा और ऐसे निकल के ऐसे चली जाएगी। ठीक, आप देख सकते हैं बेटा इस तरीके से। चलिए, ये तो एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं जा रही, यानी कि इसका जो चुंबकन क्षेत्र है वो कितना होगा, 0। इसका जो चुंबकन क्षेत्र है वो कितना होगा बेटा आपका, 0। और हमने पढ़ा था, तो अतिचालक के लिए, देखिए किसके लिए, अतिचालक के लिए, अतिचालक के लिए जो बी होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि इसमें से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझ जाओ कि कहीं पे भी बिल्कुल सीधी रेखाएं जा रही हैं, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र, उस पे हमने अतिचालक पदार्थ को लटका दिया, जो कि क्या होता है, पूर्णतः प्रतिचुंबक। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी वो पूरी इसके आसपास से गुजर जाएंगी, उसमें से एक भी नहीं गुजरेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसमें से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, 0। अब कल मैंने कुछ चीज पढ़ाई थी आपको, उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्या है, देखो कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, थोड़ा सा देखिए, बताया था मैंने
कि भाई बी बराबर क्या होता है बेटा म्यू एच, और एक बताया था बी जीरो बराबर म्यू जीरो एच। ठीक, इन दोनों का मैंने भाग दिया तो बी अपॉन बी जीरो बराबर यहाँ क्या आया था म्यू एच अपॉन म्यू जीरो एच। एच से एच आपका कट गया तो क्या बचा बेटा आपका बी अपॉन बी जीरो बराबर कितना बचा बेटा म्यू अपॉन म्यू जीरो। इसको यदि मैं करूं म्यू अपॉन म्यू जीरो तो म्यू अपॉन म्यू जीरो को हमने क्या लिखा था बेटा म्यू आर लिखा था। क्या लिखा था म्यू अपॉन म्यू जीरो क्या होता है, अरे नहीं होता क्या म्यू आर और म्यू जीरो। तो यहां से म्यू आर की वैल्यू कितनी आती है म्यू अपॉन म्यू जीरो। ध्यान से, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया था म्यू आर बराबर में कितना है बी अपॉन बी जीरो। अब हमने अभी देखा यहाँ पे जो चुंबकन तीव्रता है चुंबकीय तीव्रता है बेटा बी वो कितनी है जीरो, तो रखो। तो इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू कितनी आई बेटा जीरो बटे बी जीरो। अब बी जीरो की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यहाँ कितना है जीरो, तो जाहिर सी बात है बेटा कि म्यू आर कितना आएगा जीरो। कितना आएगा, चलो मैं इधर ही लिख रहा हूं म्यू आर कितना आएगा जीरो। अब आ गए लास्ट एक संबंध पढ़ा था हमने, म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। और अभी यार हमने थोड़ी देर पहले नहीं देखा था कि आपेक्षिक चुंबकनशीलता धनात्मक होती है लेकिन एक से कम होती है, तो मैंने लिखा भी था इधर ही अभियाली तो लिखा था कि जीरो से बड़ा या बराबर होता है म्यू आर का मान लेकिन एक से छोटा होता है, बताया था। तो ये म्यू आर जो जो बराबर लग रहा है जीरो तो वो किसके लिए होता है अतिचालक पदार्थ के लिए। किसके लिए होता है अतिचालक पदार्थ के लिए। आगे बात करते हैं बेटा हम, कल हमने लास्ट में एक व्यंजक देखा था जो कि कुछ इस तरीके से था, देखना ध्यान से, इन इन्हीं चीजों से आपको समझ में आएगा। मैंने निकलवाया था ना म्यू आर बराबर वन प्लस काई, नहीं निकलवाया था। अब म्यू आर की वैल्यू कितनी है जीरो, तो ये क्या आ गया वन प्लस काई, तो काई कितना आ गया बेटा माइनस का एक। और अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि काई का मान कैसा होता है माइनस एक से बड़ा बराबर और जीरो से छोटा। तो जो आपका काई है उसका मान देखो बराबर है किसके माइनस एक के लिए, तो तब काई किस पदार्थ के लिए, तो ये काई कौन सी है फिर, ये देखिए माइनस एक आ गया। तो इस कंडीशन में कब, जब ये पदार्थ कैसा है अति चालक, जब ये पदार्थ कैसा है बच्चों अति चालक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रभाव को देखो म्यू आर जीरो है किसके लिए अति चालक पदार्थ के लिए जो कि बिल्कुल पूर्णतः प्रति चुंबकीय होता है। काई कितनी है एक्स नहीं ये काई है, काई कितना होता है बेटा आपका माइनस का एक होता है किसके लिए अतिचालक पदार्थ जो कि कैसा होता है पूर्णतः प्रतिचुंबकीय। यही है माइसनर प्रभाव, यही क्या है माइसनर प्रभाव। यानी कि आप सुनेंगे कि अतिचालकों में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की घटना को आविष्कारक के नाम पर माइसनर प्रभाव कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं माइसनर प्रभाव। किसको, कि अतिचालक पदार्थों में पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, इनकी निरपेक्ष चुंबकनशीलता जीरो होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस एक होती है अतिचालक पदार्थों के जो पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसी को हम माइसनर प्रभाव कहते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं आज आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं अभी फोटो खींच के आपको भेज दूंगा बेटा नोट्स का, आप उसको अच्छे तरीके से लिख लेना और बुक्स वगैरह में से थोड़ा सा नोट्स बना लेना अपने, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं इसको आप नोट कर सकते हो। जय श्री कृष्णा। आप कमेंट करके बताएं बेटा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हाँ कैमरलिंग ओन्स बहुत बढ़िया, वो मैं थोड़ा सा इधर उधर नाम में कंफ्यूज हो गया था। गोस का चुंबकीय नियम क्या करें उसका बेटा आदित्य बताएंगे। राखी धाकड़ मस्त बहुत बढ़िया बेटा धन्यवाद आपका। चलिए तो आज आपको समझ में आया होगा पूरा, और भी आएगा अच्छे अच्छे धीरे धीरे। चलिए ज्योति धाकड़ मस्त बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। चलो टाटा बाय बाय करते हैं। अब पढ़ना अच्छे से इसको किताब में से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अच्छा हाँ एक सेकंड चलो रुक ही जाओ, मैं ये चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बता ही देता हूं। हाँ आज की क्लास अच्छी थी। चलिए मैं एक सेकंड, ये लक्की ने पूछा है बेटा, मैं इस बारे में और बता ही देता हूँ, एक सेकंड और रुक ही जाइए। अपनी एनसीईआरटी की यदि आपके पास किताब है तो उसमें आप मिलाएंगे या देखेंगे एक जगह पे मैंने, चलो हाँ यार इसके बारे में तो बताया ही नहीं बिल्कुल भी, कि जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके चुंबकीय आघूर्ण का क्या मैटर है। तो आप ध्यान से सुनेंगे
क्या प्रतिचुंबकत्व की सरलतम व्याख्या इस प्रकार है, एनसीईआरटी में लिख रहा है, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण कक्षीय कोणीय संवेग होता है। बिल्कुल, कभी कोई भी अगर कोई वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग होता है। ठीक, ये परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है, अगर एक परिक्रमा में मतलब इलेक्ट्रॉन एक लूप में अगर परिक्रमा करते हैं तो वह धारावाही लूप के समतुल्य होता है, और इस कारण इनका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। बिल्कुल होता है। चलो देखो, ऐस करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं ना, तो सबको पता है इन्होंने क्या बना लिया, एक लूप बना लिया। क्या बना लिया, एक लूप। अब इलेक्ट्रॉन यदि बेटा इस दिशा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सबको पता है विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा। विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा। तो धारा इस दिशा में है, तो मतलब समझ जाओ जो ऊपर का सिरा, जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, वो किस तरीके से भांति व्यवहार करेगा बेटा, एन ध्रुव की भांति। देखो आपको दिख रहा होगा एन ध्रुव, और इससे पिछला वाला कैसा करेगा, इससे अदर वाला। जैसे मेरा ये हाथ है, इसको आप एक लूप मान लो, यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लो आप इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है आपकी तरफ, तो धारा का में रही होगी विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब आपका जो हाथ का जो सिरा है वो कैसा है बच्चे, आपका एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और ये मेरी पिछली तली है, ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। तो ये क्या बन जाएगा, द्विध्रुव। क्या बन जाएगा, द्विध्रुव, जिसका की आघूर्ण होगा। बहुत बढ़िया। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, क्या करते हैं हम, चलो इतना समझ में आ गया। इसका कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। आप एक और इसमें यहाँ पे गुण लिख सकते हो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। क्या लिखोगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, मतलब अगर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, अभी तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, तो जिन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम रहे थे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम रहे थे, यार इतने आसानी से आपको पल्ले नहीं पड़ी ये बात। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसके कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र है, बोल दो ठीक है। अब इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण तो क्या होता है, शून्य होता है। पॉइंट उसको भी मैं समझा दूंगा क्यों होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बात ये ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण मतलब एक चुंबक बना रहा है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, और यदि दोनों एक ही दिशा में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकर्षित हो जाएगा। विपरीत दिशा में हो जाते हैं, उनकी गति क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती। जो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में घूम रहे थे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के, उनकी गति बढ़ जाती है, और जो उसी दिशा में घूम रहे थे, जिस दिशा में घूमने से उनका चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही था, तो वो क्या हो जाता है बेटा, उनकी गति कम हो जाती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम रहे हैं उनकी दिशा क्या, उनकी जो गति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कम, और जो विपरीत दिशा में घूम रहे थे उनकी गति कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, कुछ नहीं है, इस प्रकार पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित हो जाता है, और इस कारण यह क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ठीक, मैं आपको इसका और रीजन बता दूंगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य क्यों होता है। ठीक है, अभी आपके इस डाउट के साथ में आज हम इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। वीडियो थोड़ी बिलर चलती है। अब जब बिलर मतलब बीच बीच में कहीं दिक्कत आती है क्या?